हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कुमार सौरभ चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एमसीक्यू सीरीज का 8वां नंबर सेट डिस्कस करूंगा, जो कि रेलिवेंट है बीपीएससी, सीडीपीओ, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जाम। इसके साथ साथ अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पायरेंट्स लाइक एसएससी, रेलवे, ये भी काफ़ी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो इस सीरीज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which one of the following commission is associated with the army reorganization after the suppression of the revolt of 1857? निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिल कमीशन, पिल आयोग। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए एक आयोग का गठन किया, जो पिल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने सेना के रेजिमेंट्स को कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन के आधार पर बांटने का सुझाव दिया। आज जो हम देखते हैं गोरखा रेजिमेंट्स, सिख रेजिमेंट्स, राजपूताना राइफल्स, ये इसी की देन है। उस समय 1857 के पूर्व में यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 45,000 हुआ करती थी उसको इंक्रीज करके 65,000 कर दी, जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या 1857 के पूर्व 2,38,000 हुआ करती थी, इसको रिड्यूस करके 1,40,000 कर दी। यही नहीं, इसने बंगाल में जो ब्रिटिश सोल्जर थे और इंडियन सोल्जर्स थे, इनका रेशियो 1:2 फिक्स करने को कहा, जबकि मद्रास एवं बम्बई में जो ब्रिटिश सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स होते थे, इसका रेशियो 1:3 करने को कहा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है हमें साइमन कमीशन, इसके बारे में जिक्र करते हैं। साइमन कमीशन के बारे में है कि ईयर 1990 में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था, प्रोविजन था। आयोग को यह देखना था कि यह जो अधिनियम है व्यवहार में कहाँ तक सफल है या अनसक्सेसफुल है, ये उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति कर रहा है या नहीं भी कर रहा है। तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन, जिसको आप बोल सकते हैं भारतीय सांविधिक आयोग भी बोला जाता है, इसकी नियुक्ति उस समय के जो कंजर्वेटिव ब्रिटिश पीएम थे कंजर्वेटिव पार्टी के स्टैनली बॉल्डविन, कौन थे? स्टैनली बॉल्डविन द्वारा की गई थी। इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है। टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? काफ़ी बार पूछा जाता है ये। तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। और यह जहाँ जहाँ भी गया, सबसे पहले तो ये बम्बई पहुंचा, और यह जहाँ जहाँ भी गया वहाँ काफ़ी हड़ताल हुए। ठीक है, विरोध हुआ इसका, और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगे। एक इम्पॉर्टेंट थिंग साइमन कमीशन से रिलेटेड है। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोधियों का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो क्या हुआ कि यहाँ इनकी लाठी से बर्बरतापूर्वक इनकी पिटाई कर दी गई थी, माथे पे इनकी लाठी लग गई थी सर पे, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने कहा था, जब इनके लाठी पे प्रहार हो रही थी, तो इन्होंने कहा था कि मेरे सर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हंटर कमीशन। भारतीय इतिहास में 2 हंटर कमीशन थे। एक हंटर कमीशन जो था वह प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसको लॉर्ड रिपन ने गठित किया था। प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड, ध्यान देंगे, प्राइमरी एजुकेशन। और इसे नियुक्त कौन किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। और एक हंटर कमीशन जो था वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको गठित किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट 1920 में प्रस्तुत की थी। एक क्वेश्चन और, जो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो हंटर कमीशन का गठन हुआ था, इसमें भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें 3 भारतीय सदस्य थे। एक थे CH सीतलवाड़,
पंडित जगत नारायण और तीसरे थे सुल्तान अहमद खान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो उपद्रव था वह क्रांति का रूप ग्रहण कर रहा था। इसने सरकार को दोषी नहीं बताया, बोला उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर रहा था, अतः मार्शल लॉ जो था काफ़ी अनिवार्य था। भीड़ की अधिकता को देखते हुए इसने गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित बताया। क्या रिडिकुलस इसका रिपोर्ट था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। इतनी बड़ी घटना हो गई और डायर को निर्णय लेने की भूल बताया। हालांकि डायर को अपने नौकरी से हटना पड़ा था, लेकिन जो ब्रिटिश अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, उसने डायर को क्या उपाधि दी ये भी जान लीजिए। इसने डायर को उपाधि दी ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटानी साम्राज्य का शेर कहा था। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स और, उधम सिंह ने इनकी हत्या 1940 में लंदन में कर दी थी जनरल डायर की। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट असर्शन रीजन के फॉर्म में है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की। ठीक है, सही है ये। रीजन क्या दिया है, इट अलाउड टू ईच माइनॉरिटी ए नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ए सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। तो दोनों असर्शन और रीजन सही है। ऑप्शन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए हुआ क्या था, ये एक्चुअली में प्रधानमंत्री उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया था, जिसको कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। इसके तहत प्रत्येक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक विधानमंडल में कुछ सीटें जो थी रिजर्व कर दी गई थी, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। आपको पता है कि मुसलमान और सिख पहले से ही माइनॉरिटी में थे, अल्पसंख्यक माने जाते थे। तो इसमें क्या रहा, तो इस कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया कम्युनल अवार्ड के समय। तो इससे एक चीज़ होती है कि एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब शुरू किया था या किसके विरोध में शुरू किया था। तो ध्यान देंगे, कम्युनल अवार्ड के विरोध में ही शुरू किया था। ठीक है, फास्ट एंड टू डेथ। यह 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए, ठीक है, इन जो कम्युनल अवार्ड था इसके विरोध में किए थे। ठीक है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित कर देता है। एक चीज़ जानिए कि कोई भी एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेस्ट करेगी या ब्रेक करेगी वो प्रोटीएज कहलाती है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज कॉल्ड प्रोटीएज। एंजाइम, जो एंजाइम में पेप्सिन भी आती है, ट्रिप्सिन भी है, रेनिन है, ये सारे जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। तो पेप्सिन और रेनिन जो है ये स्टोमिक के अंदर निकलते हैं, स्टोमिक, और ट्रिप्सिन जो है वो पैनक्रियाज के अंदर निकलती है। जो रेनिन एंजाइम है वह मिल्क में मिक्स्ड प्रोटीन कैसिनोजेन को कैसिन में कन्वर्ट करती है। लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है, तो लैक्टोज इज ए शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तुंगभद्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है। कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा। एक चीज़ जानिए कि नॉर्थ साइड से भीमा नदी, नॉर्थ साइड से भीमा नदी, इसको ऐसे जानिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो इधर से भीमा, ठीक है, और साउथ से तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है ना। ये दोनों नॉर्थ से भीमा आती है, साउथ से तुंगभद्रा आती है, और ये दोनों कृष्णा के साथ एक ट्रिब्यूटरी बनाती है। ठीक है,
तुंगभद्रा, भीमा, कृष्णा के साथ ट्रिब्यूटरी बनाती है। अब आइए कृष्णा नदी से रिलेटेड कुछ और भी जान लें फैक्ट्स। कृष्णा नदी जो है वह महाबालेश्वर प्लेट्यू महाराष्ट्र से और मैंने इसका ओरिजिन वहाँ से है, महाबालेश्वर प्लेट्यू से है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जो है गोदावरी के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है। जो कृष्णा नदी है ये गोदावरी के साथ मिलकर डेल्टा बनाती है। और ये जो केजी है कृष्णा और गोदावरी, इसके बीच में जो है कोलेरू लेक है, कोलेरू झील है, ध्यान देंगे कोलेरू झील। एक चीज़ और, विजयवाड़ा शहर जो है वह कृष्णा नदी पे बसा हुआ है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर डैम है, श्री सैलम डैम है, अलमाटी डैम है। किस पे है ये सारा? कृष्णा नदी पे है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए नर्मदा नदी से पहले कृष्णा के साथ गोदावरी आई थी, इसके बारे में जान लें। गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वह त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू महाराष्ट्र से है। गोदावरी पे 2 प्रोजेक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स। एक है पोल्लावरम प्रोजेक्ट्स, गोदावरी पे 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक है पोल्लावरम प्रोजेक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, और एक है कालेश्वर प्रोजेक्ट जो तेलंगाना में है। नर्मदा के बारे में जानिए। नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक प्लेट्यू से मिलती है। धुआंधार फॉल कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, ये नर्मदा नदी पे है। जो नर्मदा नदी है यह बिंद और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच से बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि बिंद और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली में बहती है। नर्मदा नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, साबरमती मिलके एक एक्सुअरी बनाती है। सूरत शहर ताप्ती नदी पे बसी है। सूरत शहर को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। डायमंड माइंस कहाँ है? डायमंड माइंस पन्ना में है, मध्य प्रदेश। महानदी के बारे में जानिए। महानदी का जो ओरिजिनेशन है वह छत्तीसगढ़ से होती है। उड़ीसा में महानदी पे हीराकुंड डैम है और ये फर्स्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। The 2 union territories which have been given the right to participate in the election of the President of India by the 70th Constitutional Amendment Act are भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन के तहत भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी को प्रदान किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। आर्टिकल 54 जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो ध्यान देंगे इसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली इलेक्टेड पीपल, ध्यान देंगे, नॉट नॉमिनेटेड, ओनली इलेक्टेड। और ये कहाँ कहाँ से होते हैं? तो ये लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। और ओनली इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। ठीक है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी के भी इस मेंबर इसमें शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह? आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इन्होंने यह सत्याग्रह पवनार से शुरू किया था, पवनार महाराष्ट्र से। ध्यान देंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, था 1940 में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे जो पकड़े गए थे। और सेकेंड सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान देंगे। और ये क्यों पकड़े गए थे? तो इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को काफ़ी यूज कर लिया था। ठीक है, इन्होंने जन जन तक अपनी भाषा को पहुंचाया, जन जन को जागरूक किया। तो ब्रिटिश को लगने लगा कहीं ब्रिटिश को इनसे खतरा उत्पन्न होने लगा, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 1940 में हुआ था ये। आचार्य विनोबा भावे पवनार से शुरू किए थे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है कोइलवर ब्रिज विच वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी इज बिल्ट
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बिहार राज्य में कोइलवर ब्रिज का उद्घाटन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री श्री नितिन गडकरी के द्वारा हाल ही में किया गया। कोइलवर ब्रिज निम्न में से किस नदी पे बसा है? तो जो कोइलवर ब्रिज है यह सोन नदी पे बसा है, ध्यान देंगे, सोन नदी। ठीक है। कोइलवर ब्रिज को वशिष्ठ नारायण सेतु भी कहा जाता है। इनका कोइलवर ब्रिज का नामकरण वशिष्ठ नारायण के नाम पे किया गया है, जो महान गणितज्ञ थे बिहार से। लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। यह जो कोइलवर ब्रिज है यह भोजपुर में है। ठीक है। और यह 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा है और इसे 266 करोड़ के लागत से बनाया गया है। बिहार में काफ़ी सेतु है और ऐसा माना जाता है कि जितनी बिहार में सेतु है उतने दूसरे राज्यों में सेतु नहीं है। तो कौन कौन से बिहार में इम्पोर्टेंट सेतु है? एक है महात्मा गांधी सेतु। ठीक है। यह पटना से हाजीपुर के बीच में है, गंगा नदी पे है। कितनी इसकी लंबाई है महात्मा गांधी सेतु की? तो 5.75 किलोमीटर, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। और यह कहाँ किसके किसके बीच में? पटना और हाजीपुर में, गंगा नदी पे है। एक सेतु है विक्रमशिला सेतु। ठीक है। ये भी गंगा नदी पे है, भागलपुर में। और इसे यह NH33 को NH31 से कनेक्ट करता है। ठीक है। तो गंगा के 2 अपोजिट किनारों को यह जोड़ता है, ध्यान देंगे। ठीक है। एक है जयप्रकाश सेतु, जयप्रकाश नारायण के नाम पे था, जयप्रकाश सेतु। यह दीघा के सोनपुर से जोड़ता है, यह भी गंगा नदी पे है, दीघा से सोनपुर के पहलेजा घाट तक है। एक है जवाहर सेतु, यह भी सोन नदी पे है और ये 3 किलोमीटर लंबा है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, मीजल्स इज काउज्ड बाय द फॉलोइंग। खसरा निम्न में से किसके संक्रमण से होता है? ठीक है। यह एक हाईली कॉन्टाजियस डिजीज है। ठीक है। और यह वायरस से होता है, विषाणु से होता है। आप ध्यान देंगे, मिसल्स, मम्प्स और रूबेला, इसका एक साथ वैक्सीनेशन लगता है चिल्ड्रेंस को, और इसका वैक्सीनेशन 2 पार्ट में होता है। जैसे कोरोना का 2 डोज लगता है ना, वैसे इसका भी 2 डोज लगता है। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है। और वायरस जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है। फंगस के अध्ययन को स्टडी ऑफ फंगस जो है माइकोलॉजी कहलाता है, और स्टडी ऑफ एल्गई क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। और वायरस के जनक जो है इवान वोस्की है। कौन है? इवान वोस्की। ठीक है। और फर्स्ट वायरस कौन सा था? टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी वायरस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर कंट्री। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है या वर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। ठीक है, प्रस्तावना जो है भारत को सेकुलर कंट्री बोलता है। सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सेकुलर का अर्थ यह होता है कि इंडिया में कोई धर्म नहीं है, किंतु भारत सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता है। प्रियम्बल में, जो प्रियम्बल है हमारा, इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन था? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सामाजिक, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ध्यान देंगे। एसआर बोम्मई केस 1995 में सेकुलरिज्म को बोला गया कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देंगे। प्रियम्बल किसे दिया गया है? प्रियम्बल दिया गया है टू द पीपल ऑफ इंडिया। 9th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यह लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है और जमींदारी प्रथा का एबॉलिशन से रिलेटेड है। जमींदारी प्रथा का एबॉलिश हो गया था। और ये 9th शेड्यूल कब इम्प्लीमेंट हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, यह आर्टिकल 12 to 35 में इसका जिक्र है, पार्ट 3। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का। वहीं पे डीपीएसपी जो है,
डीपीएसपी का उल्लेख है आर्टिकल 36 to 51 और पार्ट 4। ठीक है, डीपीएसपी क्या बात करता है? तो डीपीएसपी बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से। ठीक है, और यह वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात भी करता है। डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया गया है? तो यह आयरलैंड से बोरो किया गया है। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किया गया है? तो यूएसए से बोरो किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट साइन ऑन हिस्टोरिकल पूना पैक्ट ऑफ 1932। यहाँ पे एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि पूना पैक्ट कब आया था? तो 1932 में आया था। ध्यान देंगे, लिखा हुआ है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर होगा आपका महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट पे साइन नहीं किया था। देखिए इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, उस दिन शनिवार था। बीपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है, तो जो दलित वर्ग थे उसकी ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तथा जो हिंदू थे उनकी ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी की ओर से एज ए रिप्रेजेंटेटिव मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। और आपको बता दें इनमें और कौन कौन हस्ताक्षरकर्ता थे, कौन कौन साइनेटरी अथॉरिटी थे। तो एम जायकर थे, ठीक है, राजा भोज थे, पी बालू थे, गवई थे, ठक्कर थे, सोलंकी थे, तेज बहादुर सप्रू थे, जीडी बिरला थे, राजगोपालाचारी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। ठीक है, ये सारे थे, और भी कई लोग थे लेकिन ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। बम्बई में अनेक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स जानिए कि जो राजगोपालाचारी है, राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली थी। ठीक है, ये फैक्ट है, ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का सीरीज आपको कैसा लगा इसके बारे में अपना रिव्यू दें, और अगर जो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एट द सेम टाइम यदि आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।